सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में सर्वदलीय बैठक आज। राज्य के ताजा हालात पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे राज्यपाल एनएन वोरा। घाटी में शांति के लिए एनएसजी की तैनाती का फैसला। बनाना पेपर्स में हुए नए खुलासों की जांच शुरू। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का फैसला। सामने आए भारतीयों से संबंधित 12,000 नए दस्तावेज। नेपाल तिब्बत के बीच रेल लाइन बिछाएगा चीन। केपी शर्मा ओली और शी जिनपिंग के बीच की वार्ता के बाद 14 करार। ऊर्जा, जल संसाधन और सीमेंट उत्पादन में सहयोग बढ़ाएंगे दोनों देश। व्यापार युद्ध में यूरोपीय संघ का पलटवार। अमेरिका से आने वाले 3 अरब से ज्यादा के सामान पर बढ़ाया शुल्क। भारत भी अमेरिका से आयातित 29 उत्पादों पर 4 अगस्त से वसूलेगा अतिरिक्त शुल्क। नई दरों से होगी $241 मिलियन की ज्यादा कमाई। और 2 बार के विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को क्रोएशिया ने 3-0 से दी करारी बात। शीर्ष 16 में पहुंचने पर खतरा। पेरू पर जीत दर्ज कर फ्रांस प्री क्वार्टर फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के बीच मैच ड्रॉ। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोरा ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान घाटी के सुरक्षा हालात, राजनीतिक स्थिति और राज्यपाल शासन लागू होने के बाद की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक राजभवन में शाम के वक्त होगी। राज्यपाल ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रमुखों को इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। राज्य में राज्यपाल शासन लगने के बाद एनएन वोरा की राजनीतिक दलों के साथ ये पहली बैठक है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को पीडीपी बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार उस वक्त गिर गई थी जब बीजेपी ने सहयोगी दल पीडीपी के से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल एनएन वोरा को त्यागपत्र सौंप दिया था। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने बुधवार को घाटी में राज्यपाल शासन लागू कर दिया। इस बीच राज्यपाल ने राज्य प्रशासनिक परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। साथ ही उन्होंने सरकार गिरने के वक्त मुख्यमंत्री के पास लंबित रहे सभी मसलों की समीक्षा की है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा है कि पीडीपी से गठबंधन तोड़ने के पीछे कोई राजनीतिक वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश और राज्य के लोगों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने ना तो जम्मू कश्मीर की सरकार को छोड़ा है और ना ही वहां के लोगों को। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। The decision never had any electoral considerations behind it. We never had any electoral or political considerations behind taking this important decision. It was all about larger national interest, larger interest of the people of Jammu and Kashmir and the state of Jammu and Kashmir. Only that has guided us to come to this decision. Let me tell you, we have abandoned the government in Jammu and Kashmir. We have not abandoned the people of Jammu and Kashmir. We will still work for the betterment of the situation in the valley. We adopted a 4-pronged strategy as when our government was in place there. जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगने के साथ ही अलगाववादियों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। घाटी के अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष यासीन मलिक को गुरुवार को हिरासत में ले लिया गया। वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद किया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ये नेता किसी तरह के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व ना करें। मलिक को सुबह के वक्त उनके मैसूमा के आवास से हिरासत में लिया गया और कोठीबाग के पुलिस थाने में रखा गया है। जबकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी की नजरबंदी को जारी रखने का फैसला भी किया गया है। अलगाववादी गुटों ने जॉइंट रेजिडेंट्स लीडरशिप के बैनर तले घाटी में हड़ताल का आह्वान किया था। यह हड़ताल कथित तौर पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी में आम नागरिकों की मौत और वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या के विरोध में बुलाई गई थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद अनंतनाग जिले के श्री गुफवारा इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा था।
लेकिन आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। यहां 2-3 आतंकियों के छुपे होने की खबर है। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए एनएसजी कमांडो की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक एनएसजी की एक टीम पहले से ही श्रीनगर में है। फिलहाल उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि एनएसजी की तैनाती से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर लगाम लगेगी। सरकार का मानना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खात्मे के लिए एनएसजी कमांडो तैनात करने का फैसला असरदार साबित होगा। घाटी में एनएसजी को तैनात करने के लिए गृह मंत्रालय ने पिछले महीने ही मंजूरी दी थी। जम्मू में फिलहाल एनएसजी की हिट हाउस इंटरवेंशन टीम ही भेजी गई है। किसी को बंदी बनाए जाने की परिस्थिति से निपटने में यह टीम कारगर साबित होती है। इसके अलावा एनएसजी को लाइव मुठभेड़ों का अनुभव भी मिलेगा। फिलहाल घाटी में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आर्मी और सीआरपीएफ अपना अभियान चलाते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के अधिकारियों ने कल अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। श्रीनगर में हुई बैठक में सेना के चिनार कॉर्प्स के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट, राज्य पुलिस के डीजीपी एसपी वैद्य, विक्टर फोर्स के कमांडर और सीआरपीएफ के आईजी ने हिस्सा लिया। इसमें यात्रा के रास्तों और उस पर सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल की गई। साथ ही सुरक्षा बलों के बीच समन्वय बनाने पर भी जोर दिया गया। अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होकर 2 महीने तक चलेगी। केंद्र सरकार ने आतंकी संगठन अल-कायदा और आईएसआईएस के नए समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत ये कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी एक्सयूआई और आईएसआईएस के अफगानिस्तान आधारित संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड शाम खुरासन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इन संगठनों को युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें भारतीय हितों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने का दोषी पाया गया है। ये दोनों संगठन भारतीय युवाओं की भर्ती कर रहे थे, जो सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। कानून के तहत प्रतिबंधित संगठनों और उनके आतंकियों से निपटने के लिए कड़े प्रावधान हैं। भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए सरकार 3 समिति बनाएगी। ये समिति ड्रोन पर बनाई गई टास्क फोर्स की मदद करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक तीनों समितियां ड्रोन के उत्पादन और लाइसेंसिंग, एयर स्पेस और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और इससे जुड़े कानूनों पर अलग अलग सिफारिश देगी। ये फैसले ड्रोन से जुड़े टास्क फोर्स की पहली बैठक में लिए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने की। 13 सदस्यों वाली टास्क फोर्स की अगले 6 महीने में रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में ड्रोन से जुड़ी रिसर्च और उनका विकास, इनका उपयोग और इससे जुड़े नियमों पर विस्तार से बात होगी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने वाईएसआर कांग्रेस के 5 सांसदों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इनमें नेल्लोर के मेकापति राजमोहन रेड्डी, करप्पा से वाईएस अविनाश रेड्डी, राजमपेट से पीवी मिथुन रेड्डी, तिरुपति से डॉक्टर वारा प्रसाद राव और ओंगेले से येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी शामिल हैं। इन सांसदों ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर अप्रैल में इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाणिज्य विभाग की नई इमारत वाणिज्य भवन की आधारशिला रखेंगे। इंडिया गेट के पास ये इमारत 4.33 एकड़ जमीन पर बनेगी। साथ ही स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं भी इसमें होंगी। इस पर 226 करोड़ रुपए खर्च आएगा और ये कार्यालय पूरी तरह पेपरलेस होगा। इसमें 1000 अधिकारियों और कर्मचारियों के बैठने की क्षमता होगी। इमारत पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 4I यानी सिंचाई, बुनियादी ढांचा, निवेश और बीमा क्षेत्र को मजबूत करने का सुझाव दिया है। पुणे में कृषि को सतत और लाभकारी बनाने को लेकर कल से शुरू हुए सेमिनार का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीक और क्रेडिट तक किसानों की अधिक से अधिक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, ये लंबी अवधि में किसानों और कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुणे में कृषि को सतत और लाभकारी बनाने को लेकर शुरू हुए सेमिनार का उद्घाटन किया।
अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने खेती को फायदे का सौदा और टिकाऊ बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति की जरूरत बताई। उन्होंने कृषि के विकास के लिए सिंचाई, बुनियादी ढांचा, निवेश और बीमा क्षेत्रों को मजबूत करने समेत कई सुझाव दिए। These 4 I's are very, very important in order to make agriculture sustainable and attractive. Unless the lab-to-land transfer of technology to the people is enhanced, you will not get the desired result. Third, strengthening of the marketing system. That's where one of the major problems lies today. उपराष्ट्रपति ने कहा कि जोत का आकार कम होने से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें ज्ञान, प्रौद्योगिकी और क्रेडिट तक किसानों की अधिक से अधिक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। Loan waivers are not a permanent solution. At best, they may be temporary solution. You waive the loan, okay, fine. What about the next Rabi? You waive the Rabi loan, then what about Kharif? But the permanent solution is providing remunerative price, providing the reasonable infrastructure. उपराष्ट्रपति ने कहा कि बढ़ती आबादी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए घरेलू खाद्य सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अलग अलग फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें फल, सब्जियां, मसाले, दालें और गन्ना जैसी ऊंची कीमत वाली फसलों की खेती करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने के लिए ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क, गोदामों की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वैन और बाजार तक पहुंच बढ़ाने की जरूरत बताई। सेमिनार के उद्घाटन सत्र को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार, हरित क्रांति के जनक और वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने भी संबोधित किया। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्थानीय निकाय संस्थाओं को नागरिकों को प्रशासन के केंद्र में रखना चाहिए। पुणे नगर निगम की नई इमारत का उद्घाटन करते हुए कल उन्होंने कहा कि परियोजनाओं और सेवाओं की योजना तैयार करने में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। इससे योजनाओं और नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने प्रभावी स्थानीय प्रशासन के लिए 3F यानी फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज का फॉर्मूला दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवा मिले। While reducing the interface between officials and citizens, it should be ensured that the local bodies are provided with the 3 F's, funds, functions and functionaries for effective governance. It should be noted that in the present digital age, citizens are seeking prompt and quick action on every complaint or petition submitted by them to the municipal authorities. Simply put, people want better and quality service. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में क्यूबा में हैं। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने कल पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति कोविंद की आज क्यूबा के नए राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल से मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों देश रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सूरीनाम में वहां राष्ट्रपति के साथ योग किया। राष्ट्रपति की 3 देशों की यात्रा 23 जून को पूरी होगी। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जटिल चुनौतियों के बीच भारत और यूरोपीय देश एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। बेल्जियम में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में होने वाली एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन से भारत को काफी उम्मीदें हैं। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे। In the midst of complex challenges to global peace and security, India and the European Union stand shoulder to shoulder, united by our shared values and principles. India looks forward to the ASEM Summit, which is scheduled to be held in October 2018, where Vice President Shri Venkaiah Naidu will be leading our delegation. We are confident that such regular engagements between India and the European Union at the highest political levels will further enhance our excellent partnership. इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बेल्जियम के साथ बेहतर होते रिश्तों का जिक्र किया। On the 70th anniversary of India-Belgium diplomatic ties, India had the honor to welcome His Majesty King Philip and Her Majesty the Queen. Over the years,
we have significantly expanded and deepened our bilateral discourse. Currently, India is Belgium's second largest export destination and fourth largest trade partner outside the European Union. कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ब्रिसल्स में भी मनाया गया, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिनों की मंगोलिया दौरे पर हैं। दौरे का मकसद कूटनीतिक रूप से अहम पूर्वी एशियाई देश के साथ संबंधों को मजबूत करना है, जिसकी सीमा चीन और रूस से लगती है। इस दौरान गृह मंत्री का जोर भारत मंगोलिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। मंगोलिया रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि उनका इस यात्रा का मकसद मंगोलिया से भारत के संबंध और सुरक्षा सहयोग मजबूत करना है। उलान बटोर में आज गृह मंत्री एक रिफाइनरी की आधारशिला रखेंगे। साथ ही गृह मंत्री मंगोलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। 23 जून को वो मंगोलिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री शनिवार को एक बौद्ध मठ का भी दौरा करेंगे और मंगोलिया के अपने समकक्ष और न्याय गृह मामलों के मंत्री के साथ बैठक करेंगे। वो मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय जाएंगे और 24 जून को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पनामा पेपर्स लीक मामला फिर चर्चा में आ गया है। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जांच में करीब 12,000 दस्तावेज भारतीयों से जुड़े होने का खुलासा हुआ है। इसमें कई भारतीयों के नाम सामने आए हैं। इसमें पीवीआर सिनेमा के मालिक अजय बिजली, हाइक मैसेंजर के सीईओ, टेलीकॉम दिग्गज सुनील मित्तल के बेटे कबीर मित्तल समेत कई लोगों के नाम हैं। केंद्र सरकार ने पनामा पेपर्स लीक के नए खुलासे को लेकर कहा है कि सरकारी एजेंसियां और इसके लिए बनी मल्टी एजेंसी ग्रुप इसे देख रही हैं। 2 साल पहले पनामा के लॉ फर्म मुसाक फोंसेका के कुछ लीक पेपर्स में ये बात सामने आई थी कि भारत समेत दुनिया के कई प्रमुख लोग कारोबारियों ने टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में काला धन छुपाया है। साथ ही इस मामले में जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच कई महीनों से प्रस्तावित और लंबे 2+2 बातचीत की आखिरी तारीख तय हो गई है। यह अगले महीने 6 जुलाई को वॉशिंगटन डीसी में होगी। दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री संयुक्त रूप से इसमें भाग लेंगे। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण हिस्सा लेंगी, जबकि अमेरिका की तरफ से इसमें विदेश मंत्री माइकल पॉम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच पहली बार इस तरह की बातचीत का तंत्र बनाया गया है। दोनों देश रणनीतिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को और पुख्ता करने के बारे में विचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले साल जून में वॉशिंगटन यात्रा के दौरान इस तरह का तंत्र बनाने की बात तय हुई थी। अमेरिका पर पलटवार करते हुए भारत ने 29 अमेरिकी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नए शुल्क 4 अगस्त से लागू होंगे। अमेरिका से आने वाले मटर और चने पर 60% शुल्क लगेगा। मसूर दाल पर शुल्क 30% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। बोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड पर भी शुल्क बढ़ाया गया है। इसके अलावा चुनिंदा किस्म की अखरोट, लोहा और इस्पात उत्पादों, सेब, नाशपाती, स्टेनलेस स्टील के उत्पाद, मिश्र धातु इस्पात, ट्यूब पाइप फिटिंग, स्क्रू, बोल्ट पर भी शुल्क बढ़ा दिया गया है। हालांकि शुरुआत में भारत ने 30 वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन को सौंपा था, लेकिन अब इसमें से 800 सीसी से ज्यादा की बाइक को अलग कर दिया गया है। 9 मार्च को अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम के उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया था। इससे भारत पर $24.1 करोड़ का शुल्क बोझ पड़ा था। भारत अमेरिका को हर साल $1.5 अरब का स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात करता है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दूसरे पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा के बाद चीन ने अमेरिका पर व्यापारिक सहमति से जुड़ा वादा तोड़ने का आरोप लगाया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने की शुरुआत में दोनों देशों के बीच कारोबार में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी, लेकिन अमेरिका ने अपना वादा तोड़कर व्यापार युद्ध छेड़ा। वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा कि अमेरिका द्विपक्षीय व्यापारिक मामलों में हावी होना चाहता है। चीन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और एकतरफा और संरक्षणवादी उपायों से अमेरिकी कंपनियों, श्रमिकों और किसानों के हितों को ही चोट पहुंचेगी।
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के 200 अरब डॉलर के सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी थी। चीन ने साफ किया है कि अगर अमेरिका ने ऐसी कार्रवाई की तो जवाबी कदम उठाने से वो पीछे नहीं हटेगा। पिछले हफ्ते ट्रंप ने चीन के सामानों पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया था। ये शुल्क 50 अरब डॉलर मूल्य के सामानों पर लगेगा। इसके बाद चीन ने भी इतनी ही मूल्य की वस्तुओं पर शुल्क लगाने का ऐलान किया था। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार चीन के पक्ष में झुका हुआ है। चीन के साथ अमेरिका का व्यापार असंतुलन 376 अरब डॉलर का है। 工人、农民的利益，损害世界经济利益，反对的声音将进一步扩大。希望美方正视各界的呼声，回到正确的轨道上来。 यूरोपीय संघ ने पलटवार करते हुए अमेरिका के कई उत्पादों पर भारी शुल्क लगा दिया है। यूरोपीय संघ से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिका ने भारी शुल्क के बाद ये फैसला लिया गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। ब्रिसेल स्थित यूरोपीय संघ ने नए शुल्क ढांचे को मंजूरी दी है। जिन उत्पादों पर यूरोपीय संघ से शुल्क लगाया गया है इनमें जीन्स, मोटरसाइकिल और शराब भी शामिल है। जिन उत्पादों पर शुल्क लगाया गया है उनका मूल्य करीब 3.3 बिलियन डॉलर है। यूरोपीय संघ ने अमेरिका के एक तरफा फैसले का जवाब देने के लिए शुल्क बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अमेरिका ने यूरोपीय संघ से आने वाले स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगाया है। बीजिंग पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के साथ एक रेल नेटवर्क के निर्माण समेत 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के बाद ये समझौते हुए हैं। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक दोनों देशों ने एक रेलवे लाइन के निर्माण समेत 10 विषयों पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना भी शामिल है। तिब्बत में राजमार्ग के इस्तेमाल के बारे में उनके बीच सहमति बनी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक दोनों देशों ने 2.4 अरब डॉलर के 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें जल विद्युत परियोजनाएं, सीमेंट फैक्ट्री और फल उत्पादन शामिल है। ब्रिटेन संसद से ब्रेक्जिट विधेयक के पारित होने के बाद अब रॉयल असेंट यानी शाही स्वीकृति मिलने का इंतजार है। इसके बाद यह कानून बन जाएगा। ब्रिटेन के उच्च सदन ने बुधवार को यूरोपीय संघ से अलग होने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही ब्रेक्जिट विधेयक पर महीनों से हो रही संसदीय चर्चा पर विराम लग गया। विधेयक के कानून बनने पर ब्रिटेन की यूरोपीय संघ की सदस्यता औपचारिक रूप से खत्म हो जाएगी। ब्रिटेन के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सरकार के पेश किए गए इस विधेयक को मतदान के बिना ही अपना अनुमोदन दे दिया। इससे पहले सदन के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में इस विधेयक का विरोध करने वालों को हार का सामना करना पड़ा था। 2016 में ब्रिटेन ने जनमत संग्रह के जरिए यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला किया था। और अब बात करेंगे फीफा विश्व कप की, जहां ग्रुप सी में डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। मैच एक गोल से ड्रॉ रहा। कांटे की इस टक्कर में हाफ टाइम तक दोनों ही टीमें एक गोल से बराबर पर थी। खेल के 7वें मिनट में ही डेनमार्क के क्रिस्टियन एरिक्सन ने अपने पास मिले पास पर गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई। 39वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया के मिले जॉर्डिनाक ने पेनल्टी किक पर गोल करने में गलती नहीं की और अपनी टीम को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ में दोनों ही टीमों ने गोल करने के लिए प्रयास किए, लेकिन किसी भी टीम को गोल करने में सफलता नहीं मिली। वहीं ग्रुप सी के दूसरे मुकाबले में फ्रांस ने पेरू को 1-0 से हरा दिया। ये फ्रांस की लगातार दूसरी जीत थी। एकातोरिनबर्ग स्टेडियम में ग्रुप सी के इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। फ्रांस की ओर से एकमात्र गोल किया गया और फ्रांस की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। ग्रुप डी के तीसरे मुकाबले में क्रोएशिया ने खिताब की दावेदार मानी जा रही अर्जेंटीना को 3-0 से हरा दिया। क्रोएशिया के लिए रेबिश ने 53वें मिनट में गोल दागा और इसके बाद लुका मेड्रिच ने 80वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को 2-0 से आगे कर दिया। क्रोएशिया के तीसरा गोल इवान राकिटिच ने इंजरी टाइम में किया। इस जीत के बाद क्रोएशिया राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है। वहीं अर्जेंटीना के लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है।
आज के मुकाबलों की बात करें तो अहम मुकाबले हैं। ग्रुप ई में ब्राजील का मुकाबला कोस्टारिका से शाम 5:30 बजे होगा। दूसरा मुकाबला नाइजीरिया और आइसलैंड के बीच रात 8:30 बजे होगा। वहीं तीसरा मुकाबला सर्बिया और स्विट्जरलैंड के बीच रात 11:30 बजे से होगा। वरिष्ठ खेल पत्रकार शेखर लूथरा इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका शेखर राज्यसभा टीवी में। क्रोएशिया के हाथों अर्जेंटीना की 3-0 से करारी मात। 2 बार की चैंपियन टीम अर्जेंटीना, और सबको ये लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल सितारा आज तो जरूर कुछ करेगा, लेकिन मेसी की मौजूदगी में ऐसी हार क्या वजह है आपकी नजरों में? देखिए, कहते हैं अकेला मेसी क्या कर सकता है, और पूरी टीम बहुत खराब खेली। अगर आप पूरा मैच देखें, मैंने खैर 1980 से शायद मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ फुटबॉल को, मैंने इतना ख़राब खेलते हुए कभी अर्जेंटीना को नहीं देखा। और इनफैक्ट बहुत लकी थे कि कल रेड कार्ड से 1 या 2 नहीं मिले। इतना फिजिकल आप खेल रहे हैं, आप बॉल को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। मेसी अकेले राइट विंग पर कहीं घूम रहे हैं, उनको कोई फीड नहीं किया जा रहा। एक आधा चांस उनको क्रिएट किया। दूसरी तरफ क्रोएशिया सॉलिड डिफेंस, कितना अच्छा अटैक किया, और अर्जेंटीना कहीं अपने आप के खेल में फंस कर रह गए। उनकी रेपुटेशन उनको लग रहा था ज़्यादा स्टेक पे थी रादर देन उन्होंने जो वहाँ पर खेल कर दिखाना था। पहली बार ऐसा हो रहा है मुझे लग रहा है आज तक के फुटबॉल इतिहास में कि अर्जेंटीना ऑलमोस्ट बाहर हो गई है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आइसलैंड को आज नाइजीरिया खेल कर अगर वो जीत गए थ्रू हैं। चांसेस ये है कि अर्जेंटीना अगले मैच में नाइजीरिया को बहुत ज़्यादा मार्जिन से मारे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नाइजीरियंस बहुत फिजिकल खेलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, उनको इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। और आज के मैचों की बात करें तो एक ग्रुप डी का मैच है, 2 मैच ग्रुप ई के हैं। ब्राजील, कोस्टारिका, सर्बिया, स्विट्जरलैंड जो कि पहली बार वर्ल्ड कप में आमने सामने आ रही हैं, तो किस तरह का रोमांच रहेगा आज के मैच? देखिए, ये पूरा फुटबॉल अंडरडॉग्स का है। आप देखें किस तरह से छोटी टीमें अच्छा कर रही है। पहली बार आइसलैंड खेल रही है, उन्होंने अर्जेंटीना को स्टन किया था 1-1 ड्रॉ के बाद, और आज लग रहा है कि सील भी करेंगे। सेम अगर आज का देखें, ब्राज़ील बहुत पिक्यूलियर सिचुएशन में है। अगर आज नहीं जीते तो हो सकता है कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील दोनों टीमें आपको बाहर होती हुई दिखे, जो कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। एक टीम तो हमेशा प्रोग्रेस करती है, लेकिन फिर से वही कोस्टारिका बहुत अच्छी टीम नहीं है। लेकिन कल जिस तरह का मैं कहूँ, आज का मैच तो ठीक है, लेकिन पेरू का एक मैच मैं कहूँगा बहुत हार्ड फॉट था, और फ्रांस बहुत लकी रहा कि पेरू को हरा गया। लेकिन अदरवाइज एक अच्छा टूर्नामेंट आपको देखने को मिल रहा, जहाँ छोटी टीमें प्रोग्रेस करती हुई दिख रही है। बिल्कुल। तो देखेंगे कि छोटी टीमें अच्छा प्रदर्शन करती हैं या बड़ी टीमें उन पर हावी होती हैं, इन पर नजरें रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शेखर आपका इस बातचीत के लिए। और आइए फिलहाल एक नज़र डाल लेते हैं अभी तक की टैली पर। और फीफा के बाद अब बात कबड्डी की, जहां कबड्डी मास्टर्स टूर्नामेंट का आगाज आज दुबई में होने वाला है। अजय ठाकुर की अगुवाई में विश्व चैंपियन भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा। 22 से 30 जून तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के अलावा ईरान, दक्षिण कोरिया, केन्या और अर्जेंटीना की टीमें खेल रही हैं। सेमीफाइनल मुकाबले 29 जून को, जबकि खिताबी मुकाबला 30 जून को खेला जाएगा। भारत के अलावा दुनिया भर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। ब्राजील में लोगों ने योग किया और योग करने वाले लोगों ने रियो दी जेनेरियो में क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा के पास योग के कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में आम लोगों ने योग किया। यहां बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं रोम में भारतीय दूतावास में योग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर भी भारी तादाद में लोगों ने योग किया।
और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश के मौसम के हाल पर। नमस्कार।